और इस वक्त एक बड़ी खबर उत्तर प्रदेश से आतंकी साजिश से जुड़ी बड़ी खबर ये कि न्यूज 18 के दीपक बिष्ट की खबर के मुताबिक इस मामले में एक और संदिग्ध की तलाश की जा रही है, जिसके लिए यूपी एटीएस और दिल्ली पुलिस की स्पेशल टीम यूपी के अलग अलग शहरों में छापेमारी कर रही है। खबर यह भी है कि जिस संदिग्ध की तलाश हो रही है उसका उसामा और जिशान को पाकिस्तान भेजने में अहम रोल था। इतना ही नहीं, वो जिशान का बिजनेस पार्टनर भी है। तो एक और शख्स की तलाश हो रही है और यह बताया जा रहा है कि उसामा जिशान को पाकिस्तान भेजा गया था, उसी शख्स की तरफ से उसकी बड़ी भूमिका थी। एटीएस और स्पेशल सेल की छापेमारी लगातार जारी है। न्यूज 18 के दीपक बिष्ट की खबर के मुताबिक एक और संदिग्ध को तलाशा जा रहा है। यूपी एटीएस और दिल्ली पुलिस की स्पेशल टीम यूपी के अलग अलग शहरों में छापेमारी कर रही है। दीपक बिष्ट हमारे सहयोगी लाइव हमारे साथ जुड़ गए हैं। दीपक, यानी अब इन संदिग्धों के जो कनेक्शन है उनको तलाशा जा रहा है, लेकिन जिस शख्स की अब तलाशी हो रही है उसके बारे में क्या पता चल पा रहा है? देखिए, कई टीमों को लगाया गया है क्योंकि ये वो शख्स है जो बाहर भाग सकता है, कहीं भी भूमिगत हो सकता है। इसलिए जो जॉइंट टीमें हैं वो लगातार कोशिश कर रहे हैं कि इस शख्स की पहचान हो सके, क्योंकि ये वही शख्स है जिसने इन दोनों यानी जोशान और ओसामा को पाकिस्तान के ग्वादर पोर्ट तक पहुंचाया है और ये पूरी मदद की है। और अंडरवर्ल्ड से इसके लिंक्स ये बताया जा रहा है कि वहाँ हो सकते हैं, क्योंकि फंडिंग जो हुई है वो हो सकती है, लॉजिस्टिक सपोर्ट दिया जा सकता है और इसको लेकर इसकी तलाश करना बहुत तेज़ी हो गया है। ये उन लोगों में से हैं जिन्होंने यहाँ से पूरा वहाँ तक की एक चेन बनाई थी और इस चेन में इसका अहम रोल यहाँ पर माना जा रहा है। और स्पेशल सेल और एटीएस लगातार कई जगह छापेमारी कर रही है और यूपी के कई इलाकों में छापेमारी की जा रही है, चाहे वो बहराइच हो या फिर प्रयागराज के आसपास के इलाके हों, इन जगहों पर छापेमारी की जा रही है। लेकिन अभी तक ये गुप्त रखा गया है कि कहाँ कहाँ छापेमारी हो रही है, क्योंकि इसका गिरफ्तार होना बहुत ज़रूरी है और ये वही कड़ी है जो इन दोनों को वहाँ तक लेकर गया था और पूरी ट्रेनिंग में इसने पूरी अहम भूमिका निभाई थी। दीपक, पुलिस को क्या इसका इनपुट था या फिर आतंकियों ने पूछताछ में ये जानकारी दी, ये खुलासा किया? हम लौटेंगे इसको लेकर आपके पास और जानकारी लेंगे, लेकिन इस बीच आपको बता दें कि जिशान और ओसामा को पाकिस्तान भेजने में जिस शख्स की अहम भूमिका थी अब उसको तलाशा जा रहा है। और इस बीच बता दें कि आतंक के खिलाफ देश की सुरक्षा एजेंसियों को उस वक्त एक बड़ी कामयाबी हाथ लगी जब भीड़ भाड़ वाली देश की अहम जगहों पर हमले की योजना बना रहे 6 संदिग्धों को पुलिस ने गिरफ्तार किया। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने अलग अलग राज्यों से इन आतंकियों को गिरफ्तार किया है और इस टेरर मॉड्यूल को ऑपरेट करने में अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम के भाई अनीस इब्राहिम का नाम भी आ रहा है सामने। जिन 6 संदिग्धों को गिरफ्तार किया गया उनमें 3 की गिरफ्तारी उत्तर प्रदेश से हुई, जिसमें दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल के अलावा यूपी एटीएस की भी अहम भूमिका रही। इसके अलावा मुंबई के रहने वाले एक संदिग्ध को कोटा से एक ट्रेन में सफर करते हुए गिरफ्तार किया गया, जबकि 2 की गिरफ्तारी दिल्ली से हुई है। तो 6 आतंकी अभी तक पकड़े गए हैं, लगातार उनसे हो रही है पूछताछ। और इस सब के बीच एक और बड़ी जानकारी निकलकर सामने आ रही है, क्योंकि जिन 2 आतंकी ओसामा और जिशान ने पाकिस्तान में ट्रेनिंग ली थी, उनको वहां तक पहुंचाने में जिस शख्स का बड़ा रोल था, जिसकी बड़ी भूमिका थी, अब उसको भी तलाशा जा रहा है। आपको बता दें, 2 लोगों ने ट्रेनिंग ली थी और पूछताछ में उन्होंने खुलासा किया कि वहां पर पाकिस्तानी फौज के अफसर मौजूद थे जिन्होंने उन्हें ट्रेनिंग दी। इसमें बिल्कुल स्पष्ट तौर पे देखा जा रहा है कि 2 अलग अलग टीमें बनाई गई थी। एक टीम थी जो कि अंडरवर्ल्ड के हवाले की गई थी, जिसे कि वहाँ पे दाऊद इब्राहिम के भाई अनीस इब्राहिम कोऑर्डिनेट कर रहा था। इस टीम का काम था कि जो वहाँ से फायर आर्म और एक्सप्लोजिव आएंगे उनको ठीक से सुरक्षित तौर पे बॉर्डर के पार कराकर भारत के विभिन्न शहरों में इनको कंसील करके रखना। 4 जनपदों में एक साथ रेड की गई। ये जनपद लखनऊ, रायबरेली, प्रतापगढ़ तथा प्रयागराज हैं। एक लाइव आईईडी भी प्रयागराज जनपद से बरामद हुआ है, जिसको मौके पे बॉम्ब डिस्पोजल स्क्वाड के द्वारा निष्क्रिय या निष्प्रयोजित किया जा रहा है। दिल्ली से दीपक बिष्ट लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। दीपक, मेरा सवाल वही, जिस शख्स को तलाशा जा रहा है जिसने ओसामा और जिशान को पाकिस्तान भेजा था ट्रेनिंग के लिए, क्या ये इनपुट पुलिस के पास था या फिर इन लोगों से पूछताछ में जानकारी निकलकर सामने आई?
देखिए, पूछताछ में पुलिस के द्वारा ये इनपुट लिया गया था, क्योंकि इन दोनों से लगातार पूछताछ की जा रही थी। ये दोनों सारे राज जानते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि उन्हें कब कहाँ भिजवाया जाना है, किस तरह से फंडिंग की गई थी और किस तरह से लॉजिस्टिक सपोर्ट इन्हें दिया गया था। अंडरवर्ल्ड की तरफ से ये सारी चीज़ें कवायद की गई थी और इसको लेकर अंडरवर्ल्ड से कितने ताल्लुकात जो हैं उत्तर प्रदेश में, कितने कॉल्स इन लोगों के पास आए थे, ये सारी जानकारी जो है इन दोनों ने मुहैया कराई थी। उसके बाद इन्होंने ये जानकारी दी कि उस शख्स, इसका नाम अभी तक सामने नहीं आ पाया है, कि उसने ही इनको पूरा सपोर्ट किया था। इन दोनों का स्पेशली सिलेक्शन हुआ था कि इन दोनों को ही पाकिस्तान में ट्रेनिंग के लिए भेजा जाना है और इसको लेकर अब छापेमारी की जा रही ताकि इसकी गिरफ्तारी तय हो सके और इससे आगे की चेन पकड़ी जा सके, क्योंकि अगर ये फरार हो गया तो काफ़ी कुछ हाथ से जा सकता है। इसलिए एटीएस और स्पेशल सेल जो है इसकी तलाश में कई जगह छापेमारी कर रही है। जी दीपक, लौट रहे हैं आपके पास और इस बीच बताते चले कि गिरफ्तार किए गए 6 आरोपियों में 2 ओसामा और जिशान पाकिस्तान में ट्रेनिंग ले चुके हैं। ओसामा और जिशान 21 अप्रैल को ओमान के रास्ते पाकिस्तान के कराची पहुंचे थे और एक गुप्त ठिकाने पर दोनों को ट्रेनिंग दी गई थी। बड़ी सफलता सुरक्षा एजेंसियों को हाथ लगी, 6 लोगों को गिरफ्तार किया गया और सबसे खास बड़ी बात है कि पाकिस्तान अब सीधे तौर पर इन्वॉल्व होके जो है अब टेररिस्ट को अंदर भेज रहा है, यहाँ के लोगों को बरगला रहा है। कितनी बड़ी साजिश जो है इसको मानते हैं? देखिए, पाकिस्तान की संलिप्तता के बारे में हमारे देश ने बार बार इस बात को कहा है कि पाकिस्तान लगातार उसकी अपनी खुफिया एजेंसी और अन्य संसाधनों के और अन्य ऐसे आतंकवादी संगठनों के माध्यम से हमारे देश में अस्थिरता फैलाने का लगातार प्रयास करता है। लेकिन 2014 से जो यहाँ पर एक मजबूत सरकार है, हमारी सरकार की प्रतिबद्धता है कि हम अपने देश में शांति और व्यवस्था को कायम रखें और 2014 के बाद हमको लगातार सफलता मिली है। ऐसी किसी भी आतंकी साजिश को हमने नाकाम किया है। उसी क्रम में एक बड़ी घटना वो लोग करने वाले थे, लेकिन हमारी जांच एजेंसियों ने उनको समय रहते हुए, हमारी जो पुलिस के संगठन है, जांच एजेंसियां हैं, ऐसे सब उन्होंने किया है और अभी उसमें जांच चल रही है। जो भी आएगा वो आपको बताया जाएगा। और चलिए अब सीधे मुंबई रुक कर लेते हैं, क्योंकि हमारे सहयोगी पारस धामा भी इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं। पारस, सवाल ये खड़ा होता है, समीर वहां पर बहुत वक्त से रह रहा था, गृह मंत्री की तरफ से वहां पर एक बैठक भी बुलाई गई है, लेकिन सवाल तो ये है कि इतने वक्त से वहां पर रह रहा था, क्या मुंबई पुलिस को कानो कान खबर तक नहीं लगी उसकी? आप बता रहे हैं कि सिर्फ एक मारपीट का ही केस था उसके खिलाफ। जी गायत्री, ये बहुत महत्वपूर्ण सवाल है जिसकी तहकीकात अब मुंबई पुलिस कर रही है। मुंबई पुलिस ने इस पूरे मामले में असगर नाम के एक ट्रैवल एजेंट को भी गिरफ्त में लिया है, जिसकी पूछताछ अभी चल रही है, जिसने 13 सितंबर के लिए टिकट बुक किया था समीर का मुंबई सेंट्रल से दिल्ली के लिए। साथ ही पुलिस को दिए गए बयान में समीर की बीवी ने ये बताया कि पहले जो है समीर एक ड्राइवर के रूप में काम करता था, उसके बाद कुरियर बॉय के रूप में काम कर रहा था और जिस दिन उसको निकलना था उस बड़ी हड़बड़ाहट में वो घर आया और हड़बड़ाहट में ही वो अपने कपड़े पैक करके निकल जाता है। तो ये सवाल जो है बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि समीर जो है इस पूरे मामले में सबसे महत्वपूर्ण कड़ी बन सकता है, क्योंकि मुंबई हरदम जो है वो टेररिस्ट के टारगेट पे रहता है और अनीस इब्राहिम जो है वो उसका बहुत ज्यादा खास माना जा रहा है। समीर को काम दिया गया था जो भी असला बारूद आने वाला है उसको हर जगह पे भेजना, जहां जहां ये सारी प्लानिंग होती है उस शहरों में भेजना और उसको सेफ रखना पूरे प्लान के तहत। ऐसे में समीर का पकड़ा जाना इस पूरे मामले के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। दिल्ली स्पेशल सेल के हाथ ये 6 आतंकी लगे हैं, जो बहुत बड़ा सक्सेस माना जा रहा है और पुलिस है, क्राइम ब्रांच की टीम है, एटीएस की टीम है, वो पूरी कोशिश कर रही है कि इस पूरे मामले में और सबूत इकट्ठा किए जाएं और जानकारी इकट्ठा की जाए। इसमें सबसे बड़ी चीज जो है असगर नाम के एक ट्रैवल एजेंट को जो है वो गिरफ्तार किया गया है, उससे पूछताछ कर रही है। ये वही एजेंट है जिसने समीर की टिकट मुंबई सेंट्रल से लेकर दिल्ली तक बुक की थी। इस पूरे मामले में उनकी बीवी के साथ, समीर की बीवी के साथ, उनके बच्चों के साथ भी पूछताछ चल रही है। एटीएस भी वहां मौजूद है, साथ ही साथ पुलिस की टीम भी है, क्राइम ब्रांच की टीम है और अब 12 बजे के आसपास जो है वो मीटिंग होनी है मुंबई के, ठीक है, मंत्रियों के साथ साथ एटीएस होंगे, एटीएस चीफ होंगे, पुलिस कमिश्नर होंगे, डीजी होंगे। ये बहुत महत्वपूर्ण मीटिंग होने वाली है, क्योंकि जिस तरीके की सिचुएशन बनी हुई है, हर जगह पे जो प्लानिंग की गई थी वो बहुत महत्वपूर्ण बात है कि इसी के लिए ये मीटिंग जो है वो करी जा रही है। गायत्री, ठीक है, लौटेंगे पारस आपके पास। दिल्ली पुलिस और यूपी एटीएस की इस कामयाबी पर कांग्रेस के नेता पीएल पुनिया ने क्या कहा, आइए सुनवाते हैं आपको। हमारे साथ कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पीएल पुनिया हैं। पहले तो सर, आपके प्रदेश से जहां आप इतने साल सेवा किए हैं, वहां और दिल्ली में काफ़ी रेड्स हुई हैं, कल कई आतंकी भी गिरफ्तार हुए हैं और कहा यह जा रहा है कि पाकिस्तान में इनकी ट्रेनिंग हुई थी। देखिए, ये गंभीर घटना है
और पुलिस ने पकड़ा है जानकारी करके, तो इसके लिए मुबारकबाद पुलिस को भी है। और किस तरह से पाकिस्तान में ट्रेनिंग पाके और फिर यहाँ तक चले आए, तो इसकी भी छानबीन होनी चाहिए कि कहाँ पर चूक रही, कहाँ पर हमारी इंटेलिजेंस एजेंसीज की फेलियर रही, कहाँ से हमारे जो व्यवस्था है पूरी वो कहीं न कहीं कमज़ोर रही है। और इस पे मुझे पूरी उम्मीद है कि और जो सुराग लगेंगे उससे जो इनका टोटल नेटवर्क है, पूरा जो इनका ढांचा है, उसके बारे में जानकारी होगी और कार्रवाई होने की संभावना होगी तो अच्छा रहेगा। जो पता चला है सर, दाऊद इब्राहिम बहुत दिनों से सीन में नहीं थे, अभी इसका कनेक्शन उनसे भी आया कि उनके भाई अनीस और भी लोग, कई लोग इसमें शामिल हैं। देखिए, जो भी हो, जिसके खिलाफ भी सरकार कार्रवाई करे, जिस सबूत पाएँ, दाऊद इब्राहिम के खिलाफ पाएँ, किसी के खिलाफ पाएँ, तो उसमें कार्रवाई होनी चाहिए। और अगर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मामला हो तो उन देशों से संपर्क करके कार्रवाई हो। तो भारत को दहलाने के लिए पाकिस्तान की जमीन से एक बार फिर साजिश रची गई। आपको बताते हैं कि आखिर ये साजिश किसने रची। देश को दहलाने की साजिश के पीछे पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई है। आईएसआई ने ही इस आतंकी साजिश का जिम्मा दाऊद के भाई अनीस इब्राहिम को सौंपा। आईएसआई ने साजिश को 2 हिस्सों में बांटा, जिसमें अंडरवर्ल्ड को हथियार और विस्फोटक पहुंचाने और हवाला के जरिए फंडिंग का काम दिया गया, तो वहीं आतंकियों को हमले की जगह चुनने और विस्फोटक के इस्तेमाल का काम दिया गया। तो इस तरीके से ये पूरी साजिश रची गई। दीपक लगातार दिल्ली से हमारे साथ बने हुए हैं। दीपक, कुछ लोग जो बांग्ला बोलते थे, जिनके बारे में पूछताछ में इन आतंकियों ने खुलासा किया है, वहां पर भी क्या कोई टीम गई है रेड के लिए? बिल्कुल निश्चित तौर पर देखिए, कई टीमों को लगाया गया है, क्योंकि बांग्ला बोलने वाले जो लोग थे, किस तरह के हाव भाव थे, किस तरह का उनका चेहरा था, ये सारी चीज़ें जो है क्लियर करके उन टीमों को बताया गया है कहाँ कहाँ वो हो सकते हैं, किस तरह की भाषा का इस्तेमाल कर रहे थे, क्योंकि बांग्ला भाषा बहुत क्लियर बोल रहे थे। इसका इन दोनों ने, जिशान और जो उसामा है, इन दोनों ने खुलासा किया था, जिसके बाद सक्रिय हो चुकी हैं सारी एजेंसियाँ, क्योंकि बॉर्डर से उनकी जो उनका एंट्री भारत की तरफ हो, तो उस जगह पर सब बॉर्डर में सब जगह सभी अधिकारियों को जो है बताया गया है, जानकारी दी गई है कि इस तरह के हुलिया के लोग इस तरह से हो सकते हैं, क्योंकि ये लोग धमाका करने के लिए या कोई भी साजिश को अंजाम देने के लिए भारत के दूसरे हिस्सों में, दूसरे राज्यों में जा सकते हैं। इसलिए इनका पकड़ा जाना बहुत ज़रूरी है और कोशिश यही की जा रही है कि हर तरह का इनपुट जो इनको इस्तेमाल या फिर मदद करने में जो भी इनपुट मिल रहा है, उस सबको उठाकर इनसे पूछताछ की जाए, और ये सब हो भी रहा है। और सबसे बड़ी चीज़ यही है कि अभी तक जो जाँच हुई है उसमें आज 2 लोगों को और कोर्ट में पेश किया जाना है, जिसके बाद इन सभी को कहीं दूसरी जगह भी ले जाया जा सकता है। लेकिन ये जो बांग्ला बोल रहे थे, अब इन तक पहुंचना कितनी बड़ी चुनौती होगी, इसके लिए दीपक आपके पास लौटेंगे, क्योंकि पूछताछ में इन लोगों ने सिर्फ यही बताया है कि कुछ लोग बांग्ला बोलते थे। वो कहां पर हो सकते हैं, कौन लोग हैं, इस बारे में नहीं बताया। तो ये कितनी बड़ी चुनौती होगी, इसके लिए आपके पास लौटेंगे। लेकिन आपको बता दें कि देश के अलग अलग शहरों में धमाकों की साजिश रचने वाले 4 संदिग्ध जान मोहम्मद, ओसामा, मूलचंद और अबू बकर को कोर्ट ने 14 दिन की पुलिस रिमांड पर भेज दिया है, जबकि 2 संदिग्ध जिशान कमर और आमिर जावेद को पुलिस आज शाम कोर्ट में पेश करेगी। कोर्ट की तरफ से 14 दिनों की रिमांड पर भेजे जाने के बाद पुलिस ने सफदरजंग अस्पताल में मेडिकल टेस्ट भी कराया। पाकिस्तान की इस आतंकी साजिश का पर्दाफाश होने के बाद केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी और उत्तर प्रदेश के कानून मंत्री ब्रजेश पाठक ने क्या कहा, आइए सुनवाते हैं आपको। देखिए, जो सुरक्षा एजेंसियां हैं वो पूरी तरह से चाक चौबंद हैं और इस तरह के किसी भी आतंकी, किसी भी शैतानी साजिश और षड्यंत्र को कामयाब नहीं होने देंगी। देश को लगातार डिस्टर्ब करने की साजिश कुछ लोग रच रहे हैं। इसमें प्रकाश में आया है कुछ विदेशी तत्वों का भी हाथ है। जो लोग पकड़े गए हैं उनसे ये भी जानकारी में आया है कि उन लोगों की ट्रेनिंग विदेश में हुई थी। हमारी सरकार पूरे प्रकरण की गंभीरता से जांच करा रही है। और सबसे अहम इस पूरे घटनाक्रम में यह है कि ये पाकिस्तान से स्पॉन्सर्ड आतंक का नया मॉड्यूल है, जिसमें अंडरवर्ल्ड की बड़ी भूमिका है। और माना जा रहा है कि 1993 के मुंबई बम धमाकों के बाद पहली बार दाऊद इब्राहिम की भूमिका खुलकर आ गई है सामने। और दावा यह किया जा रहा है कि अंडरवर्ल्ड की एक टीम ने न केवल आतंकियों को ट्रेनिंग दी, बल्कि पूरे ऑपरेशन की फंडिंग भी अंडरवर्ल्ड ही कर रहा था।
अंडरवर्ल्ड की भूमिका से जुड़ी जानकारियां गिरफ्तार किए गए आरोपियों से पूछताछ के जरिए सामने आई हैं, लेकिन जैसे जैसे पूछताछ आगे बढ़ेगी, जांच भी वैसे वैसे आगे बढ़ेगी और इससे जुड़ी जो और जानकारियां हैं वो भी निकलकर सामने आएंगी। गिरफ्तार आरोपियों में सबसे अहम भूमिका अभी तक उन 2 लड़कों की सामने आई है जिन्हें पाकिस्तान में ट्रेनिंग दी गई। आपको बता दें इनके नाम ओसामा और जिशान हैं और दोनों ही यूपी से गिरफ्तार हुए हैं। ओसामा और जिशान को पहले लखनऊ से मस्कट भेजा गया और फिर मस्कट से पाकिस्तान ले जाया गया। सूत्रों के मुताबिक दोनों लड़कों ने जांच एजेंसी को बताया कि जब इन्हें मस्कट से पाकिस्तान ले जाया जा रहा था तो इनके साथ बांग्ला बोलने वाले करीब 14 लड़के और भी मौजूद थे जिन्हें ट्रेनिंग के लिए ले जाया जा रहा था। और इस बीच एक बड़ी खबर मिल रही है। बड़ी खबर यह कि अफगानिस्तान में दरअसल एक भारतीय को अगवा किया गया है। तालिबान ने अफगानिस्तान पर कब्जा कर लिया है और सरकार का भी ऐलान कर दिया है। शपथ ग्रहण की तारीख कब तय होगी इस पर अभी सस्पेंस बना हुआ, लेकिन लगता है कि तालिबान सरकार में सब कुछ ठीक नहीं है। अफगानिस्तान में तालिबान सरकार में दरार की भी खबरें सामने आ रही है। तो ये बड़ी खबर इस वक्त की बड़ी खबर मिल रही है। बड़ी खबर यह कि तालिबान ने अफगानिस्तान पर कब्जा कर लिया, सरकार का भी ऐलान कर दिया गया। शपथ ग्रहण की तारीख कब तय होगी इस पर अभी सस्पेंस बना हुआ है, लेकिन जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक तालिबान सरकार में डिप्टी पीएम मुल्ला बरादर सरकार में शामिल चेहरों से खुश नहीं है। मुल्ला गनी बरादर अपना कद घटाने और हक्कानी नेटवर्क का कद बढ़ाए जाने से नाराज हैं। मुल्ला गनी बरादर ने सिराजुद्दीन हक्कानी को सरकार में शामिल करने पर सवाल उठा दिए हैं। मुल्ला गनी बरादर के मुताबिक हक्कानी की वजह से तालिबान सरकार को अंतर्राष्ट्रीय मान्यता मिलने में मुश्किल होगी। सूत्रों के मुताबिक बरादर की हक्कानी से इस मुद्दे पर कंधार में बहस भी हो गई थी। बरादर के सूत्रों ने न्यूज 18 से यह भी कहा कि वो तालिबान की नई सरकार के चेहरे से नाखुश हैं और वो सरकार में अफगानिस्तान के पूर्व राष्ट्रपति हामिद करजई और अफगानिस्तान के बड़े नेता अब्दुल्ला को शामिल करना चाहते थे। तो ये देखिए सरकार का ऐलान, लेकिन इस सब के बीच अब दरार की बड़ी खबरें। तालिबान सरकार में लग रहा है कि सब कुछ ठीक नहीं, क्योंकि अफगानिस्तान में तालिबान सरकार में दरार की खबरें इसलिए सामने आ रही हैं। तालिबान सरकार में डिप्टी पीएम मुल्ला बरादर सरकार में शामिल चेहरों से खुश नहीं है। नीरज हमारे साथ जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। नीरज, यानी जो पहले से कयास लग रहे थे कि भले ही सरकार का गठन कर दिया गया हो, लेकिन क्या जो दरार पहले देखने को मिल रही थी सत्ता संघर्ष को लेकर, क्या वो आगे भी देखने को मिल सकते? क्या ये एक और संकेत? देखिए, बिल्कुल आने वाले वक्त में तालिबान की जो सरकार बनेगी, क्योंकि अब तक तालिबान के तमाम मंत्री और मुखिया जो होंगे उनकी घोषणा तो हो गई है, लेकिन अब तक सरकार का गठन, हालांकि उनके विदेश मंत्रालय ने प्रेस वार्ता भी की है, लेकिन अब तक सरकार की जो इनॉग्रेशन सेरेमनी होनी चाहिए वो अब तक नहीं हुई है। तो आने वाले वक्त में पेंच तो फंसेगा, क्योंकि तालिबान जो है अपने आप को बदला हुआ बता रहा है, लेकिन उसके अंदर भी गुटबाजी जरूर बहुत है। और यही वजह है कि नाराजगी भी, कई नेता नाराज हैं। कई लोग चाहते थे, जिनका हम जिक्र, वो चाहते थे कि सरकार के अंदर नॉन तालिबान फेस हो, ताकि आने वाले वक्त में तालिबान की जो सरकार बने और जो लोग अब तक मंत्री और मुखिया के तौर पर नियुक्त हुए हैं उनका एक चेहरा दुनिया के सामने अलग दिखे। लेकिन जिन बरादर की नाराजगी दूसरी वजह से है, उनका दबदबा। ये कहा जा रहा है कि जिस तरह की वो सरकार चाहते तो वो सरकार नहीं बनी है और इसीलिए वो नाराज है। जी, शुक्रिया नीरज। और आइए बढ़ते हैं आगे और एक बार फिर से बात करते हैं जिस तरीके से 6 आतंकियों की गिरफ्तारी हुई है और ये बताया जा रहा है कि अंडरवर्ल्ड डॉन और दाऊद इब्राहिम के करीबी छोटा शकील की तरफ से हालांकि ये नकार दिया गया है कि कहीं अंडरवर्ल्ड की इस पूरे मामले में कोई भूमिका रही है, क्योंकि जानकारी ये मिल रही है कि इस पूरे साजिश के पीछे पाकिस्तान की ISI का हाथ था और अंडरवर्ल्ड की तरफ से भी इसको पूरा सपोर्ट किया जा रहा था। लेकिन इस सबके बीच दाऊद के गुर्गे छोटा शकील ने न्यूज 18 से एक्सक्लूसिव बातचीत में क्या कहा, आइए सुनवाते हैं आपको। छोटा शकील, मैं आनंद तिवारी बोल रहा हूँ न्यूज 18 इंडिया से। आज भारतीय एजेंसियों को एक बड़ी कामयाबी मिली है। 6 आतंकवादियों को गिरफ्तार किया गया, जिसमें 2 आतंकवादी पाकिस्तान में ISI की सरपरस्ती में ट्रेनिंग लेके आए हैं। और ये खुलासा हुआ है कि अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम के जो भाई हैं अनीस इब्राहिम, उन्होंने इस ऑपरेशन में अपनी भागीदारी दिखाई है। जो वेपन्स, लॉजिस्टिक और जो हवाला का जो पूरा नेक्सस है उसमें उनकी भागीदारी थी। आप अंडरवर्ल्ड के एक पुराने आदमी हैं, दाऊद इब्राहिम के करीबी हैं, आपका पहला रिएक्शन क्या है इस पूरे मामले पर? सबसे पहली बात तो यह है कि डी कंपनी में कोई आतंकवादी नहीं है। हमारी जंग जो है गैंगस्टर लोगों से है और उनसे लड़ते हैं।
आतंकवाद से हमारा कोई लेना नहीं। अगर आप लोगों ने पकड़ा है तो एजेंसी का काम है, पुलिस का काम है कि वो चेक करें, उसके बाद आप मुझे फोन करके सवाल कर सकते हैं। ये कोई मतलब ही नहीं बनता है। सब जो चीज भी वहाँ हुई है सब गलत है, हमारा कोई लेना देना नहीं। लेकिन छोटा शकील, दो लोग हैं, ओसामा और जिशान, जो भारत के रहने वाले हैं। उन्हें मस्कट के रास्ते पाकिस्तान पहुंचाया गया। पाकिस्तान में ईरान के पास, कराची के पास एक जगह है, वहां पर ISI ने उन्हें ट्रेनिंग दी और बताया जा रहा है कि अनीस इब्राहिम इस पूरे नेक्सट में शामिल थे। क्या ये माना जाए कि अंडरवर्ल्ड 2 खेमे में बटा हुआ है, क्योंकि आपका अलग खेमा है और अनीस इब्राहिम का अलग खेमा है, या आपको पता थी ये जानकारी कि अनीस इब्राहिम इस तरह का काम कर रहे हैं? देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि इसमें कोई बटे हुए लोग नहीं है, सब एक ही है और हम किसी भी ऐसे काम में हमारा इन्वॉल्वमेंट नहीं है जो टेरर फैलाए। आप लोग जबरदस्त को इसमें डालते हो, खींचते हो। ये अभी लड़के जो पकड़े गए हैं उनसे आप इंक्वायरी करें सही तरीके से। आपकी एजेंसी है, पुलिस है, वो उनको लटके उनसे बात करें, आपको सच सच बताएंगे। हमारा क्या लेना देना ईरान, सूडान और ये जापान से यार। ले डालो हमको इसके अंदर आप लोग। और आपको बता दें, दिल्ली से पकड़े गए संदिग्ध ओसामा का कानपुर कनेक्शन सामने आया है। ओसामा के चाचा की ससुराल कानपुर के रोशन नगर में है, जहां कल रात यूपी ATS ने छापेमारी की। न्यूज 18 के अमित गंजू की खबर के मुताबिक ATS की टीम अभी भी वहीं पर मौजूद हो सकती है। दिल्ली में पकड़े गए आतंकियों के तमाम सहयोगी और उनके पार्टनर्स कि जो इनके कार्य में लिप्त थे, ऐसे तमाम संदिग्धों को ATS और दिल्ली की स्पेशल क्राइम ब्रांच स्पेशल सेल ढूंढ रही है। जिस उम्मीद की बात की जा रही है उसकी ससुराल इसी रावतपुर गांव के रोशन नगर में, जहां इस वक्त मैं खड़ा हूं। आप देख सकते हैं यहाँ का पूरा दृश्य। इसके जब से, क्योंकि ATS ने यहाँ छापेमारी की, उसके बाद से कई लोगों ने अपने घरों में अंदर चले गए और कहीं पूछताछ का दौर पूरी रात में चला और आज भी ATS की तमाम टीम यहाँ लौटी है। हमारे साथ कुछ सज्जन लोग खड़े हैं, हम उनसे पूछना चाहेंगे। सर, ATS की टीम आई थी किसी के पूछताछ के लिए, कुछ पता चला? रात में पता चला है कि कुछ प्रशासन की टीम आई थी, मगर हमने अपनी आंखों से नहीं देखा है। तो कहीं ना कहीं आप देख सकते हैं कि लोग डरे रहते हैं कि दबी जुबान से इस बात को जिक्र करते हैं। अगर गेटों की बात की जाए, घरों की बात की जाए, लोग घरों के अंदर मौजूद है। कहीं ना कहीं पूरे ये कुछ पढ़े लिखे लोग भी हमारे साथ खड़े हैं। हम सर एक जिसकी बात उम्मीद की जा रही है, उसकी ससुराल यहाँ है, जिनका आतंकियों से कुछ कनेक्शन है। इस क्षेत्र का पुलिस भी, प्रशासन भी कल और आज भी दबिश दे रहा था। क्या था मामला, तो संज्ञान में आया आपको? अभी तो हम लोग कुछ मालूम नहीं चला, इतना मालूम चला पेपर के माध्यम से हम लोग मालूम चला है। कुछ उससे ज़्यादा हम लोग कुछ नहीं मालूम है इस टाइम। अब बात बारिश और बाढ़ से हुए नुकसान की। गुजरात में बाढ़ और बारिश ने मुसीबत और बढ़ा दी है। मौसम विभाग ने गुजरात के सौराष्ट्र में रेड अलर्ट घोषित किया है और जामनगर और राजकोट में भारी बारिश होने की चेतावनी दी है। जामनगर में हुई बारिश ने पिछले 30 सालों का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। लगातार बारिश होने की वजह से जामनगर और आसपास के इलाकों में बाढ़ जैसे हालात बने हुए हैं। मौसम विभाग ने सौराष्ट्र के अलावा दक्षिण गुजरात के लिए भी चेतावनी जारी की है। बाढ़ प्रभावित जिलों में राहत बचाव के लिए नेवी, कोस्ट गार्ड, NDRF और SDRF की मदद ली जा रही है। तो ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए किस तरीके से रेस्क्यू करने की कोशिश हो रही है, लेकिन गुजरात में बाढ़ और बारिश की वजह से लोगों की मुसीबतें। 2 तस्वीरें अब आपके सामने, किस तरीके से हालात बने हुए हैं। बाढ़ से हालात बिगड़ गए हैं, जगह जगह पानी ही पानी आपको इन तस्वीरों में नजर आ रहा है। लेकिन जो रिहायशी इलाके हैं जहां पर पानी भरा हुआ है, वहां पर लोगों को रेस्क्यू करने की, उनको राहत पहुंचाने की कोशिश भी इस सब के बीच चल रही है। गुजरात के जूनागढ़ के धेड़ इलाके की अगर बात करें तो लगातार हो रही बारिश की वजह से बाढ़ के हालात बन गए हैं। इलाके के कई गांवों का संपर्क टूट चुका है। जूनागढ़ के मानावदर और आसपास के जो इलाके हैं, वहां हाईवे पर पानी भर जाने की वजह से गाड़ियों का आना जाना पूरी तरीके से बंद है। लोगों को जरूरी काम के लिए पैदल ही बाहर निकलना पड़ रहा है। ड्रोन से ली गई इन तस्वीरों को आप देख सकते हैं। सैकड़ों लोग बाढ़ के बीच जान जोखिम में डालकर, हालांकि इस बीच पैदल एक जगह से दूसरी जगह जाने को मजबूर हैं। गुजरात के दाहोद में लगातार हो रही बारिश की वजह से सड़क पर पानी भर चुका है और इसकी वजह से एक बाइक सवार गड्ढे का अंदाजा नहीं लगा सका और उसमें गिर गया। ये तस्वीरें देखिए। ठीक उसी वक्त वहां से एक
ट्रैक्टर गुजर रहा था जिसके पहिए के नीचे बाइक सवार आ गया। हादसे के समय बाइक पर एक महिला और छोटा बच्चा भी मौजूद था। हादसे में महिला और बच्चा तो बच गए, लेकिन बाइक चला रहा आदमी गंभीर रूप से जख्मी हो गया। हादसे की पूरी तस्वीर वहां लगे सीसीटीवी में रिकॉर्ड हो गई। तो ये तस्वीर आप देख रहे हैं, एक बाइक सवार जिसको गड्ढे का बिल्कुल अंदाजा नहीं था। ये देखिए किस तरीके से ये पूरा हादसा हुआ। एक महिला और बच्चा भी इस बाइक पर मौजूद थे और यहां से गुजर रहा था ये ट्रैक्टर जो हादसे का कारण बना। उधर गुजरात के द्वारका में लगातार हो रही बारिश की वजह से दो बांध जहां पानी ओवरफ्लो करने लगा और इसके बाद प्रशासन ने बांध के 2 दरवाजे खोल दिए। बांध के गेट खोले जाने की वजह से द्वारका के निचले इलाकों में पानी भर गया। द्वारका के रावल गांव में सड़क पर घुटनों तक पानी भर गया, जिससे लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। तो ये द्वारका की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, द्वारका में किस तरीके से हालात बने। दरअसल 2 बांध जहां पर पानी ओवरफ्लो करने लगा था और उसके बाद बांध के 2 दरवाजे खोलने पड़े। बांध के गेट खोले जाने की वजह से निचले इलाकों की ये स्थिति जहां जबरदस्त तरीके से पानी भर गया और लोगों की मुश्किलें बढ़ गई। लगातार हो रही भारी बारिश की वजह से गुजरात के पोरबंदर में भी कई इलाकों में पानी भर गया। पोरबंदर के निचले इलाकों में पानी भरने की वजह से वहां रह रहे लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। मौसम विभाग ये कह रहा है कि गुजरात के कई हिस्सों में आज भी बारिश के आसार हैं और इसको लेकर अलर्ट भी जारी किया गया है। तो कई हिस्से हैं जहां पर अभी भी बारिश हो सकती है। बहरहाल ये तस्वीरें पोरबंदर की आपको दिखा रहे हैं, जहां पर भारी बारिश के बाद ये हालात बने। निचले इलाकों में सबसे ज्यादा मुसीबत खड़ी हो गई है, लोगों के घरों तक जा पहुंचा है पानी। चारों तरफ पानी ही पानी और इस सब के बीच बढ़ती लोगों की मुश्किलें। हालांकि ये मुश्किलें अभी कम होती हुई नजर नहीं आ रही, क्योंकि मौसम विभाग की तरफ से ये अलर्ट जारी किया गया कि आज भी गुजरात के कई हिस्से हैं जहां पर हो सकती है बारिश। और आइए अब तस्वीर आपको दिखाते हैं छत्तीसगढ़ की, जहां बाढ़ से लोगों की मुश्किल बढ़ गई। लगातार हो रही बारिश की वजह से कई इलाके पानी से लबालब। बाढ़ और पानी की वजह से बालोद जिले के कई गांव का संपर्क टूट चुका है, तो वहीं कई घरों के अंदर भी पानी जा पहुंचा है। प्रशासन ने लोगों को घरों से बाहर निकलने से मना किया है। लगातार हो रही बारिश और कई इलाकों में आई बाढ़ की वजह से जिला मुख्यालय में बाढ़ नियंत्रण कक्ष बनाया गया, जिसमें 24 घंटे कर्मचारी तैनात किए गए हैं। तो ये हमने इंस्ट्रक्शन दे दिया था सभी तहसीलदार एसडीएम को कि इस पे सतत निगरानी रखें, दौरा करें। मैं खुद भी कुछ जगह दौरे के लिए निकलूंगा जैसे भी समय मिलेगा। और अभी बालोद जिले में बाढ़ की स्थिति कहीं पर निर्मित नहीं है, और यदि कहीं पर स्थिति होगी भी तो हम अलर्ट पे हैं और लोगों को कोई भी असुविधा होती तो उसमें उनको लाभ पहुँचाएँगे। और किसी तरह का कोई मकान का लॉस होता है या कृषि का लॉस होता है, एग्रीकल्चर क्रॉप का लॉस होता है, तो उसके प्रावधान है आरबीसी 6-4 के अंतर्गत जो मदद हो सकती है वो हम दिलवाएंगे। बिहार की छपरा में कटाव की दहला देने वाली तस्वीर सामने आई। जो तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, छपरा के सबलपुर में गंगा नदी ने रौद्र रूप इख्तियार कर लिया। वहां कटाव की वजह से करीब 10 घर गंगा नदी में समा गए। अचानक कटाव बढ़ने से गांव में हड़कंप मच गया और देखते ही देखते वहां लोगों की काफी भीड़ इकट्ठा हो गई। तुरंत ही आसपास के लोगों ने इसकी जानकारी प्रशासन को दी। साथ ही लोग अपने बचे कुचे सामानों को लेकर भागने लगे। इन यंग जीनियसेस से तो आप मिल चुके हैं। एक बार फिर हमें तलाश है कुछ ऐसे ही यंग जीनियसेस की, जिनकी उम्र तो छोटी है पर